फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों, आज से हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम देखने वाले हैं पोएट्री सेक्शन का वन शॉट, उसके बाद में राइटिंग स्किल का, ग्रामर सेक्शन का, नोवेल सेक्शन का। ये सारे सेक्शन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेक्शन के हम वन शॉट देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पोएम नंबर 2.1 एंड 2.2 का ब्रीफ में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो पोएम है दैट इज सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। फर्स्ट पोएम है। लास्ट ईयर जो 2022 में एग्जाम हुई थी, उसमें इसी पोएम के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर पोएट के बारे में एंड पोएम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है। दोस्तों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमें जब हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तब हमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यही पॉइंट्स हमें एप्रिसिएशन में अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। इसीलिए इसे थोड़ा अच्छे से याद करके रखना है, समझ लेना है। देखिए, द पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड राइटर वॉल्ट विटमैन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। अभी यहाँ पर देखिए, जब भी हम इसमें से कौन से पॉइंट्स को याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स याद रखना है कि ये पोएम किसने लिखी है, उनका नेशनलिटी क्या है, उनका स्पेशलिटी क्या है, एंड उन्होंने कौन कौन से पोएम्स लिखे हैं उसके बारे में हमें याद रखना है। क्योंकि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो अगर हम भूल भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, बट पोएट का नाम, उनका नेशनलिटी, उनका स्पेशलिटी एंड उन्होंने जो भी लिटरेरी वर्क किया है, पोएम लिखे हैं, ड्रामा लिखे, जो भी बुक्स लिखे होंगे, उनके नाम हमें यहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये पोएम के बारे में अगर हम देखेंगे, दिस पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट, राइटर, नोवेलिस्ट वॉल्ट विटमैन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ फ्री वर्स। His famous collection of poetry, Leaves of Grass, and the poem which he has written on the death of Abraham Lincoln, that is O Captain, My Captain, both are very famous. तो अपने लैंग्वेज में हमें लिखना है। ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, नो नीड। बस ये वर्ड्स हमें आंसर में होने चाहिए, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ओ कैप्टन, माई कैप्टन। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है अपने माइंड, अपने मन से वो लिख सकते हैं। उसके बाद में पोएट, जो पोएम हमें दी गई है उसके बारे में हमें लिखना होता है। सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास ये बहुत ही बड़ी पोएम है, उसका एक सेक्शन यहाँ पे हमें लिया गया है, इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड। अभी यहाँ पर देखिए, ये पोएम का एक सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोएम का सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, ये पोएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये तीन वर्ड्स को याद रखो दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये तीन वर्ड्स अगर आपके आंसर में लिख दोगे यार, तो समझना आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार बंदा बहुत होशियार है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। इट गिव्स द पोएट रियलाइजेशन। अभी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, पढ़ेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। दैट अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। अ रोड, अभी ये भी पॉइंट याद रखना है। अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. The road signify mobility. One can take the road as a point to start over towards something new. ये information दी गई है दोस्तों। जब हम ये पोएम के बारे में लिखेंगे तो बस पोएम के बारे में हमें इतना लिखना है कि दिस पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ कलेक्शन, सॉरी लीव्स ऑफ ग्रास। दिस इज a very beautiful blend, or this poem is a beautiful blend of self awareness, free will and एक रहेगा टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये तीन वर्ड्स को याद रखना है। उसके बारे में लिख सकते हैं, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज नो प्रॉपर स्कीम इन दिस पोएम एंड द पोएम हैज 2 स्टैंजास।
इतना लिख सकते हो, और इसकी स्पेशलिटी लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट हैज पुट इन ब्रैकेट, मे बी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, उससे सेपरेट करने के लिए। अब ये इसके बारे में लिख गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, बड़े बड़े 2 स्टैंजा दिए गए हैं। शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका पैराफ्रेज भी देखेंगे, एंड पोएटिक डिवॉइस, यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका हर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक फिगर ऑफ स्पीच लाइन में कौन सी है, इसका दोस्तों वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे, आप देख लीजिए। हर एक लाइन में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, कितने फिगर ऑफ स्पीच है, इसके बारे में सब डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वही सेंटेंस के बारे में देखने वाले। लाइट एंड अ फूटेड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड, फ्री हेल्दी द वर्ल्ड बिफोर मी। इन द ओपनिंग स्टैंजा अगर हम देखेंगे दोस्तों फर्स्ट स्टैंजा में, तो फर्स्ट स्टैंजा के यार पहले 2-3 लाइन तो बस यही बताते हैं कि द पोएट इज वेरी ईगर टू गो, इतने उत्सुक हो चुके हैं यार कि चलो यार जल्दी से जाते हैं। ये सारे सेंटेंस जो है ना ये यही बताते हैं कि द पोएट इज वेरी ईगर, वो बहुत इंटरेस्टेड है जाने के लिए। अ फूड एंड लाइट हार्टेड मीन्स वेरी हैप्पी। A food and light-hearted, I take the open road, healthy, free, the world before me. मेरे सामने जो दुनिया है वो बहुत ही फ्रेश है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, ईगरनेस बता रहे हैं। The long brown path before me, leading wherever I choose, no restrictions, I can go wherever I want. जहाँ कहीं पर भी मैं जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ। अपने ओपनिंग लाइन में यही बताया। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। अभी देखिए ये जो वर्ड है ये है हमारा सब्जेक्ट, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हो चुकी है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दोस्तों, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच बहुत जगह पे यूज की गई है, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या हो जाता है, जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है ना वो चेंज कर दिया जाता है। अब हालांकि दिस इज अ फ्री वर्स पोएम, यहाँ पे फ्री वर्स है, राइमिंग स्कीम या फिर राइमिंग वर्ड्स नहीं है, फिर भी एक पोएम का एक स्पेशलिटी होता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच। पोएट ने यहाँ पे इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ पर भी देखिए द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, अ फूड एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। अभी यहाँ पर देखिए ये है वर्ब, यानी कि एक्चुअल में ये सेंटेंस होना चाहिए था, आई टेक द ओपन रोड अ फूड एंड लाइट हार्टेड, आई टेक the open road to the open road afoot and light-hearted। बट यहाँ पर उसका सीक्वेंस क्या है वो चेंज कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वाले स्टैंजा में देखेंगे हम, henceforth I ask for no good fortune, I myself am a good fortune, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and contained, I travel the open road। यहाँ तक फर्स्ट स्टैंजा है। नेक्स्ट अभी इन द ओपनिंग लाइंस पोएट कहते हैं कि यार आई एम सो इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं जाने के लिए बहुत तैयार हूँ, बैग बिग भर के तैयार है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं henceforth I ask not a good fortune, I myself am a good fortune। अब जाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी अच्छे शगुन का ऑस्पिशियस टाइम के लिए रुकते हैं। द पोएट सेज दैट आई डोंट वेट फॉर सच अ गुड लकी टाइम बिकॉज आई माई सेल्फ इज सो लकी। मैं जो कुछ भी करूँगा वो मेरे लिए लकी होगा, इसके लिए मैं किसी का भी इंतज़ार नहीं कर सकता। henceforth इसके आगे, नाउ देन ऑन इसके आगे, नाउ देन ऑन I ask not good fortune. I will not wait for any good fortune, wait for any personality, any person जो आएगा शकुन,
या फिर कहेगा कि दिस इज़ गुड टाइम टू गो, किसी के बारे में भी नहीं सोचने वाला। हेंस फॉर आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। इसके आगे आई विल नॉट विम्पर। विम्पर मतलब क्या मालूम है दोस्तों? किसी बात को लेके कुरकुर करते रहना, विम्पर करते रहना, रोते रहना। आई विल नॉट विम्पर। अब मैं इसके आगे किसी भी चीज़ की, छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं रोते बैठूंगा। वॉट एवर आई हैव आई ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ दिस, इसी में मैं खुश रहूँगा। पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। कोई भी चीज़ को पोस्टपोन करना मतलब आगे ढकेल देना, तो अब किसी भी चीज़ को मैं आगे नहीं ढकेल दूंगा। एंड नीड नथिंग, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आइडियाज़ है ना वो एक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट के 2 लाइन्स देख लेंगे। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस क्रिटिसिज्म। ऑलरेडी द होल लाइफ राइटर हैज़ टैकल विथ डिफरेंट होम प्रॉब्लम्स और आउटसाइड प्रॉब्लम्स। घर के जो प्रॉब्लम्स है या बाहर के जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किए हैं। एंड अब वो कहते हैं कि डन विथ ऑल इंडोर कंप्लेंट्स। अभी जो भी घर के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए। एंड क्वारलस क्रिटिसिज्म, क्वारलस का मतलब होता है दोस्तों क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर कंप्लेन करते रहना। अभी कंप्लेन एंड क्वारल बोथ आर सेम वर्ड्स। क्वारलस क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स एंड ये सेम वर्ड्स है ना। देन स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, अब सब कुछ हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नी, अब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ विथ फ्री माइंड एंड वेरी हेल्दी फ्रेश वर्ल्ड। इसके लिए वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। नाउ आई एम मच सेटिस्फाइड, अब मैं बहुत खुश हूँ। आई ट्रैवल द ओपन रोड, अभी ओपन रोड जो है ना दोस्तों यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। रोड का मतलब ये रोड नहीं जिसके ऊपर हम निकल पड़ते हैं, ये रोड है कोर्स ऑफ लाइफ या जर्नी ऑफ लाइफ जो है हमारी, इसीलिए ये रोड यूज़ किया गया है। मेटाफर ये एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है। जहाँ रोड, इस पोएम में रोड ये वर्ड आएगा, वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। अब देखते हैं फर्स्ट लाइन में, देखिए आपको गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून ये रिपीट हो रहा है, सही है या रिपीट हो रहा है? तो दोस्तों जब भी कोई वर्ड रिपीट हो जाता है वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज रिपीटेशन। ये जो एग्जाम्पल है ये रिपीटेशन है। गुड फॉर्चून रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद में हेंसफॉर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। इसके आगे अब मैं ना विम्पर करूँगा ना फिर मैं पोस्टपोन करूँगा, और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार, मैं बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हूँ। ये बातें जो है ना एक से बढ़ के एक से बढ़कर एक, मतलब इस एंगल से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ होता है दोस्तों इसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज क्लाइमैक्स। तो ये एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स का, जहाँ पे आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए एक एक ऐड करते जा रहे हैं ना, तो ऐड करते जा रहे हैं मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में चले जा रहे हैं। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस क्रिटिसिज्म। अभी यहाँ पर कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म ये एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये दो जो है इसका मीनिंग एक ही यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों यूज़ की गई है दैट इज टॉटोलॉजी। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। अब यहाँ पर देखिए आई ये सब्जेक्ट है, ट्रैवल ये वर्ब है, लेकिन इसका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया है। तो हमें पता है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है इन्वर्जन। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, यू कैन इजीली फाइंड व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द सेंटेंस। आराम से आप इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट वाला लाइन है हमारा, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. अभी नेक्स्ट कहते हैं कि the earth is sufficient, यानी कि अभी अर्थ तो कभी sufficient नहीं होगी to travel to visit the places, क्योंकि पूरी दुनिया अगर हम
विज़िट करना चाहोगे तो 80 दिन में नहीं होगी। उन्होंने किया था, वो भी सिर्फ सेलेक्टेड पॉइंट पे जाके आए, हर जगह पे नहीं जाके आए। तो यहाँ पे थोड़ा हाइपरबोली है, लेकिन पोएट को ये बताना है कि द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई कैन विजिट नंबर ऑफ प्लेसेस एज आई कैन, जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ वो सारे प्लेसेस में विजिट करूँगा। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। कॉन्स्टलेशन का मतलब हियर एनी पॉपुलर पर्सन, फेमस पर्सनैलिटी। मुझे किसी भी पर्सन की जो बहुत ही फेमस है उसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्स्टलेशन, मेरे पास ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो खुद को ही मानते हैं कि यार आई एम द फेमस, आई एम द लकी, तो क्यों किसी के लिए रुकना है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। अभी वो अपने फ्रेंड्स के बारे में कहते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी एक स्टार बन गए हैं, अभी बहुत फेमस बन गए, एंड दे जहाँ कहीं पर भी है दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एट देयर। मेरे लिए, मैं उन्हें मेरे तरफ बुलाना नहीं चाहूँगा। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू दैम। वो जो कुछ भी हासिल किया है, वट एवर दे हैव गेन्ड, आई नो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो इस तरीके से पोएम ने लास्ट के स्टैंजा में कहा है, स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I fill them in return. लास्ट के जो 4 लाइन्स है, पोएट हैज़ पुट इट इन ब्रैकेट, अलग किया है, बिकॉज जो स्पेशल होता है वो अलग होता है। तो हियर द पोएट टेल्स अबाउट हिज फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त हैं, दोस्तों जैसे आप हमारे दोस्त हैं, उस तरीके से उनके दोस्त के बारे में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलती है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। नाउ द पोएट हैज़ पैराडॉक्स यूज़ करके बताते हैं ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अब देखिए, डिलीशियस का मतलब होता है वेरी स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, लेकिन यहाँ पे टेस्टी नहीं है, बेस्ट ये हिसाब से ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अभी उनके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, उनकी मेमोरीज इनके लिए एक ओल्ड डिलीशियस बर्डन है। अपने फ्रेंड्स के मेमोरीज के लिए उन्होंने ये कहा, हियर द पोएट सेज दैट ही कैरी ऑल द मेमोरीज, ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज old friends which are very loving, beloved friends. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I will carry their experiences, I will carry their memories wherever I go. I will not forget any of my friend, any experience of my friend. मेरे किसी भी दोस्त को मैं नहीं भूल सकता, उनके साथ जितने भी मेरी मेमोरीज एसोसिएटेड है वो भी मैं नहीं भूल सकता। आई विल कीप चेरिश ऑल दिस इन माई हार्ट। इन्हें सारे जितने भी है मैं अपने दिल में इन्हें बहुत सेफ करके रखूँगा। आई स्वेयर, देखिए कितना मतलब श्योर है कि एंड ऑनेस्ट भी है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ दैम। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। वो एकदम फ्रैंकली फ्री माइंड से एग्री करते हैं कि उनसे छुटकारा पाना मेरे से नहीं हो सकता। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ दैम। आई एम फिल्ड विद दैम एंड आई विल फिल दैम इन रिटर्न। उनके मेरे पे बहुत सारे उपकार कहेंगे हम दोस्तों, इसीलिए वो कहते हैं कि वॉट एवर आई एम नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ दैम। उन्हीं की वजह से मैं हूँ। मेरी लाइफ जो बनी है इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, मेरे दोस्तों के वजह से। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल रिटर्न एवरीथिंग वट एवर आई हैव गिवन। मैंने जो कुछ भी लिया है आई विल रिटर्न। अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंकफुलनेस यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। एंड उनके वजह से, अपने फ्रेंड के वजह से जो भी उन्हें हासिल हुआ है, वट एवर ही गेन्ड, ऑनेस्टली ही सेज दैट आई विल रिटर्न टू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड। तो उनको थैंकफुल कहने के लिए वो सारी बातें वो उन्हें
वापस करने वाले। तो फ्रेंड्स लास्ट के 4 लाइन्स में देखिए, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके ऊपर हमें फिगर ऑफ स्पीच या फिर लाइन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जा सकता है, हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है सर? तो याद रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, दैट इज पैराडॉक्स। उसके बाद में देखिए मैन एंड वुमेन, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए है, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है ये वाले पॉइंट के पास, जिसका नाम है एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड्स का यूज यहाँ पे किया गया है। देन यहाँ पर देखिए आई कैरी देम एंड अगेन आई कैरी देम, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज रिपीटेशन, है ना। ठीक है, बहुत आसान होता है रिपीटेशन या फिर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना। अगेन लास्ट वाले में देखिए आई एम फिल एंड आई विल फिल, ये दो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी है रिपीटेशन। दोस्तों हमें क्या करना होता है कि दिए गए सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड तो करना ही है, जिसके लिए 1 मार्क होता है, एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 1 मार्क होता है। तो हर एक पोएम का अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। रिपीटेशन के लिए द वर्ड जो भी रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ अगर हम देखेंगे द वर्ड आई कैरी देम इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस, ये लिखना है। अलिट्रेशन एक और कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, जो बहुत जगह पे मिल जाती है, हर एक कोने पे मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अलिट्रेशन, जहाँ रिपीटेशन है वहाँ हमें 90% अलिट्रेशन मिल ही जाती है। जिन्हें लगता है कि हमें जो यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है वो नहीं पता चलेगी, फाइंड करने में दिक्कत आएंगी, तो अलिट्रेशन को समझ लेना यार। जब भी कोई कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए W है, यहाँ पर भी W है, तो ये रहे अलिट्रेशन के एग्जाम्पल। बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट पोएम का ब्रीफ में पैराफ्रेज, उसका एक्सप्लेनेशन फिगर ऑफ स्पीच के साथ। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारी जो पोएम है दैट इज इंडियन व्यूवर्स। दोस्तों हमारे सिलेबस में जितने भी 8 पोएम दिए गए ना, उसमें से सबसे छोटी प्यारी सी पोएम है इंडियन व्यूवर्स। इंडिया से रिलेटेड है तो प्यारी होगी भैया। इंडियन व्यूवर्स, दिस पोएम इज रिटन बाय इंडियन राइटर हु इज नॉट ओनली अ पोएटिस, नोवेलिस्ट, बट ऑल्सो अ फेमस पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें ये सॉब्रिक्वेट दिया था, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया पोएम है। द पोएम इंडियन व्यूवर्स हैज़ 3 स्टेंजाज एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। ये पोएम को एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम है, एंड द पोएम टेल्स different stages of human life with color and with the daytime। तो यहाँ पे the poet has woven the poem with these 3 different time of human life with 3 different day timing very perfectly। तो इनका blend जो है, मिक्सचर जो है दोस्तों, पोएट ने बहुत ही अच्छे से किया है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ से हमें कौन से पॉइंट्स याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएम इंडियन व्यूवर्स इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोएटिस, पॉलिटिकल लीडर या फिर नोवेलिस्ट, दैट इज सरोजिनी नायडू। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और शी हैज़ गिवन द सॉब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिकल करियर बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, जितना याद आया उतना लिखना है। इंडियन व्यूवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट ऑफ गारमेंट दैट द व्यूवर्स व्यू एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द 3 important event of human life, that is birth, adulthood and death. The color mentioned in the stanza are very significant as they indicate 3 mood
रिलेटेड टू द इवेंट्स। तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना है। 3 स्टैंजा है, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, 3 डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड 3 important कलर विच आर एसोसिएटेड विद द इवेंट्स। ये बातें हमें याद रखनी है। तो बहुत ही बढ़िया, माय बेस्ट एंड फेवरेट पोएम है दोस्तों। बहुत सिंपल, छोटी है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये पोएम जब भी मैं इसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये पोएम इतनी रिदमिक पोएम है कि इसका जो रिदम है उसी से ये पोएम सिखाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wings of a halcyon wild, we weave the robe of a newborn child. फ्रेंड्स, जब रिदम में कहेंगे ना हम तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स याद आ जाते हैं। जैसे कि हम पिक्चर का गाना एक बार सुन लेते हैं तो बस याद आ जाता है। सिमिलरली उस तरीके से वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, why do you weave a garment so bright? Like the plum of peacock, purple and green, we weave the marriage well of a queen. Last wala stanza, weavers weaving solemn and still, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's फ्यूरिनल श्राउड। तो फ्रेंड्स, बहुत ही रिदमिक, बहुत ही फेवरेट पोएम है। हियर द पोएट डिस्क्राइब 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स एंड द कलर्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। इन द ओपनिंग स्टैंजा, फर्स्ट वाले स्टैंजा में, हियर द पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू व्यूअर्स। जो व्यूवर्स है दोस्तों, उन्हें पोएट एक क्वेश्चन पूछती है एंड हर एक लाइन में देखिए, हर एक स्टैंजा में सेकेंड जो लाइन है हमारी, दैट इज द क्वेश्चन विच द पोएट हैज़ पुट। जो क्वेश्चन पोएट ने पूछा है, द पोएम हैज़ अ स्पेसिफिक स्कीम। जैसे मैंने कहा कि पोएम को एक स्कीम दी गई है। अब स्कीम हर एक पोएम के हम आराम से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गे एंड डे ये दोनों एक ही होंगे। वाइल्ड एंड चाइल्ड, यानी कि इसकी जो स्कीम है दोस्तों, दैट इज AABB। दिस इज द स्कीम ऑफ द पोएम। बहुत ही आसान होता है। यू कैन फाइंड आउट स्कीम ऑफ एनी पोएम। क्या करना है, लास्ट का जो वर्ड होता है बस यहाँ से स्टार्ट करना, इसे ए देना। अब गे ये इससे मैच करता है, राइमिंग वर्ड है इसीलिए सेम देना है। वाइल्ड इससे मैच नहीं होता है, ए के बाद इसलिए बी दिया गया है। चाइल्ड जो पहले वर्ड्स आके गए उससे मैच होता है, जिसे वाइल्ड से इसीलिए इसे बी दिया गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी पोएम का स्कीम फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं अगर हमें कोई भी मिलता है, दैट इज इन फ्री वर्स, जो कि वॉल्ट विटमैन लिखा करते हैं, वो वाला। सेकेंड स्टैंजा में देखो, फर्स्ट स्टैंजा में कहा है, पोएट आस्क व्यूअर्स दैट वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे। गे मीन्स ब्राइट कलर का, बहुत ही ब्राइट, यानी कि बहुत ही क्या कहेंगे हम, दिखने में ब्यूटीफुल। ब्राइट मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल कहेंगे हम। तो इतना ब्यूटीफुल गारमेंट आप क्यों बना रहे हो? द व्यूअर्स इन रिप्लाई टेल्स पोएट दैट वी आर वीविंग अ गारमेंट फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड विच इज लुक्स लाइक ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेल्शियन बर्ड। हेल्शियन मतलब एक पंछी होता है दोस्तों, एक पंछी है जिसके विंग्स जो है ना वो ब्लू कलर के होते हैं। एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा जो बेबी होता है दोस्तों, ब्लू कलर का, उसे एक कपड़े में हम अक्सर से रखा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉब्स, जिसे क्या कहते हैं, रॉब। जो एक छोटा बच्चा जो बेबी होता है ना, उसे एक सॉफ्ट वाले कपड़े में हम हमेशा लपेट के रखते हैं, सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड। वी वेव द रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि हमारी लाइफ की शुरुआत है। तो पहला स्टैंजा यानी कि हमारे बचपन की बातें हैं, हमारा चाइल्डहुड बता रहा है। दिन की शुरुआत जो होती है वो मॉर्निंग से होती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक ऑफ डे, ये जो टर्म है दोस्तों ब्रेक ऑफ डे, इसका मतलब होता है मॉर्निंग।
इसका मतलब होता है मॉर्निंग टाइम, सनराइज के पहले का, यानी कि दिन की शुरुआत होती है सनराइज से, हमारी शुरुआत होती है बर्थ से। तो यहाँ पे उन्होंने वो कॉम्बिनेशन किया है। एंड जब भी किसी के घर में छोटा नन्हा बच्चा आ जाता है, बेबी आ जाती है, तो एवरीवन बिकम्स वेरी हैप्पी, एक खुशी वाला माहौल होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन एंड वेरी हैप्पी। सेकेंड जो स्टैंजा दिया है, वीवर्स विविंग एट फॉल ऑफ नाइट, नाइट फॉल हो रही है यानी कि रात होने वाली है, तब का है। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, अभी ये ब्राइट यानी कि ब्यूटीफुल गारमेंट आप क्यों बना रहे हो? लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, प्लम्स यानी कि फीदर्स। तो नाउ द गारमेंट विच दे आर विविंग एट फॉल ऑफ नाइट इज लुक्स लाइक प्लम्स ऑफ पिकॉक एंड कलर ऑफ प्लम्स ऑफ पिकॉक इज पर्पल एंड ग्रीन। अभी प्लम्स ऑफ पिकॉक का कलर कौन सा है? जो गारमेंट वो फॉल ऑफ नाइट को बना रहे हैं उसका कलर कैसा है? तो पर्पल एंड ग्रीन कलर का ये जो गारमेंट है ये बना रहे। एंड फॉर हुम दे आर विविंग दैट गारमेंट, दे आर विविंग दिस गारमेंट फॉर अ मैरिज वेल ऑफ क्वीन, एक क्वीन के लिए बना रहे हैं। मैरिज वेल होता है दोस्तों, मैरिज वेल, वेल का मतलब यहाँ पर जो है ना, वेल का मतलब होता है टू कवर। जो स्कार्फ आजकल हम देखते हैं, ऑल द गर्ल्स यूज स्कार्फ टू प्रोटेक्ट देयर फेस, टू कवर देयर फेस। तो ये जो स्कार्फ हम लगाते हैं शादी में, जो हम वेल देखते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, देखिए घूंघट जिसे कहेंगे हम, जो घूंघट होता है ना, वो घूंघट पर्पल एंड ग्रीन कलर का है, वो क्वीन के लिए बना रहे हैं। अभी शादी जो हमारे लाइफ में होती है ना, दैट इज़ एडल्टहुड, हमारा वो एडल्टहुड होता है। यानी कि दिन का ये जो दोपहर का टाइम या शाम का टाइम कहेंगे हम, जो कि लाइफ में होता है, एंड डे में वो शाम का टाइम होता है। यहाँ पर देखिए बहुत खुशी का माहौल होता है, हैप्पी माहौल होता है ना। लास्ट का जो स्टैंजा है दोस्तों, लास्ट के स्टैंजा में वीवर्स विविंग solemn and still, solemn and still means continuously they are doing their work from morn till night, बिल्कुल भी थकते नहीं है, दो दे डू नॉट टायर्ड, वो थकते नहीं है, कंटिन्यूसली एफर्टलेसली टायर्डलेसली दे आर वर्किंग, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। एट वॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, चिल का मतलब है कूलनेस। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो बहुत ठंडा हो चुका है दोस्तों, बिकॉज हमारा जो लाइफ का लास्ट स्टेज होता है दैट इज आर डेथ या ओल्ड एज भी कहेंगे हम, जहाँ हम बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, जहाँ हमारा जो स्ट्रेंथ है वो पूरी स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है एंड डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है वहाँ पे एक खामोशी छा जाती है। सोलम एंड स्टिल मीन्स क्वाइटनेस, कामनेस, एक सन्नाटा, एक खामोशी छाई होती है। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड द गारमेंट दे आर विविंग एट मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल में वो कौन सा गारमेंट बना रहे? तो वो एक वाइट कलर का गारमेंट बना रहे जो वाइट एज फीदर, फीदर के तरह वाइट है, क्लाउड के तरह वाइट है। वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूरिनल श्राउड। फ्यूरिनल श्राउड मतलब दोस्तों व्हेन अ पर्सन डाई वी यूज़ अ वाइट क्लॉथ टू कवर हिज और हर बॉडी। हम जो डेड पर्सन होता है उनकी बॉडी एक वाइट कलर के कपड़े में लपेटते हैं, रैप करते हैं, जिसे हम कफन कहते हैं। तो ये कफन जो होता है ये वाइट कलर का होता है। यहाँ पे बहुत सैडनेस वाला जो फीलिंग है हमारी लास्ट स्टैंजा की, इट इज़ वेरी क्वाइट एंड काम एंड समवॉट सॉरो। लास्ट के स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि हम ऐसा एक गारमेंट बना रहे हैं जो कि किसी मैन के डेड होने पे हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट का हमारा जो स्टेज होता है लाइफ का दैट इज़ डेथ। डे का भी लास्ट का होता है नाइट, यहाँ पे डे ख़त्म हो जाता है ना। एंड लास्ट जो पॉइंट होता है दोस्तों दैट इज़ समवॉट वेरी सॉरो,
वो बहुत ही अनहैप्पी वाला होता है, जो यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छे से बताया। तो फ्रेंड्स, ये था 2.1 एंड 2.2 का ब्रीफ पैराफ्रेज, उसका एक्सप्लेनेशन। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर देखेंगे हम सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टैंजा में हर एक। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन, ये वाली जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज है इंट्रोगेशन। उसके बाद में देखिए जहाँ कहीं पर भी एज आ चुका है, लाइक आ चुका है, एज आ चुका है, तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है हमारे एक ही फिगर ऑफ स्पीच के, दैट इज सिमिले। तो यहाँ पे पोएट ने क्या है, सिमिली का यूज़ किया है। बिसाइड दिस, अब यहाँ पर देख सकते हैं वीवर्स वीविंग, WW का साउंड आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिटरेशन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है दैट इज अलिटरेशन। यहाँ पर भी देखिए व्यू WW है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, अलिटरेशन का यूज़ किया है। उसके बाद में देखिए मैरिज वेल, रॉब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी एंड डेड मैन्स फ्यूरिनल श्राउड। जैसे ही ये वर्ड्स क्या करते हैं, इमेजरी का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, है ना, ये इमेजरी का एग्जाम्पल है। इमेजरी क्या है, इमेज आपको पता है, इमेज आपको पता है कि इमेज यानी कि किसी का पिक्चर। तो व्हेन वी रीड दिस टर्म, हमारे सामने एक पिक्चर बन जाता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि एक छोटी सी बेबी का पिक्चर आ जाता है, या फिर डेड मैन्स फ्यूरिनल श्राउड यानी कि डेड बॉडी हमारे सामने आ जाती है, या फिर मैरिज वेल यानी कि क्वीन हमें दिखाई देती है, क्वीन का वो वेल जो घूंघट है वो दिखाई देता है। तो जब भी किसी वर्ड से हमारे सामने कोई पिक्चर बन जाता है, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज इमेजरी। तो फ्रेंड्स, ये पोएम में ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच, उसका राइमिंग स्कीम यहाँ पे दिया गया है। चलो इस तरीके से सारे पोएम्स को हम कवर करते जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में इसे देखना है तो फ्रेंड्स, इसके सारे वीडियोस आपको फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वन शॉट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।